नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 12 को। यह आपकी 3 अगस्त 3 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। इससे पहले जुलाई में जितनी भी हमने वर्कशीट की थी वो सभी वर्कशीट हमारी बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड थी, यानी कि हमने कॉमन टॉपिक को डिस्कस किया था। यहाँ पर आज से यानी कि अगस्त से आपकी जितनी भी वर्कशीट आएगी वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगी, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है उसी को हम कवर करेंगे इन वर्कशीट के थ्रू। ये सारी वर्कशीट बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर इन वर्कशीट को आप ठीक से समझ लेते हो तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपने आप साथ ही साथ हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में हम सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर सत्ता में साझेदारी उसके साथ शुरुआत करेंगे, उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सत्ता में साझेदारी इंग्लिश में कहें तो पावर शेयरिंग, सत्ता मतलब शक्तियां और साझेदारी मतलब बंटवारा। ओके, या हिस्सेदारी। शक्तियों की हिस्सेदारी कैसे की जाती है, क्यों जरूरी है, ये इस चैप्टर में बताया गया। लोकतंत्र की जो नींव होती है वो होती है शक्तियों में बंटवारे की। जैसे पहले होता था राजतंत्र होता था। राजतंत्र में क्या होता था, एक ही व्यक्ति होता था, उसके पास सारी शक्तियां होती थी, वही डिसीजन लेते थे। प्रजा के पास, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। ओके, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, लोगों के पास अधिकार होते हैं, शक्तियों की साझेदारी होती है। तो सत्ता की साझेदारी सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ पे बात करें सैद्धांतिक तौर पर कि सिर्फ किताबों में होती है, वास्तविक जीवन में भी होती है। जैसे आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में आमतौर पे डिसीजन जब लिए जाते हैं तो सबसे राय ली जाती है और उसके बाद जो सबसे अच्छा विचार लगे उसी के अकॉर्डिंग जो भी वर्क है वो किया जाता है। ओके, तो वो क्या है, सत्ता में साझेदारी है। इससे बेहतर निर्णय लिए जाते हैं और घर में आपसी तनाव भी पैदा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी चलाने लग जाए तो क्या शांति रह पाएगी? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। और बेहतर निर्णय ले जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। स्कूल में भी, आपके स्कूल में भी सत्ता की साझेदारी होती है। वहाँ पे प्रिंसिपल सर या मैम होते हैं, क्लास इंचार्जेस होते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट टीचर होते हैं। अब देखिए मिड डे मील का इंचार्ज है, कोई डिसिप्लिन इंचार्ज है, कोई एक्टिविटी इंचार्ज है। अब इससे क्या होता है, एक तो आपस में कोऑर्डिनेशन, टीम बनी रहती है, काम टाइम पे हो जाता है, काम बेहतर तरीके से हो पाता ना। आपका स्कूल अच्छे से फंक्शन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां पे सत्ता में साझेदारी है। अगर एक ही व्यक्ति, प्रिंसिपल सर या मैम चाहें कि नहीं सब कुछ मैं ही करूं, सारी जगह पे मेरे ही फोटो हो, मेरी ही वाही वाही हो, तो क्या ऐसे हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीम वर्क है वो नहीं रह पाएगा। आपस में जो खींचातान है वो शुरू हो जाएगी और कोई भी काम समय पे नहीं हो पाएगा। ऐसा ही कुछ सरकार के साथ है कि अगर सत्ता में साझेदारी की जाती है तो उससे बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं सत्ता में साझेदारी क्या, क्यों और कैसे। सत्ता में साझेदारी का विचार है वो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जिसमें जनता सरकार को चुनती है और निर्णय लेने की शक्तियां वो जनता के पास होगी। अब जनता के पास होगी तो यानी कि बहुत सारे लोगों को शामिल करना पड़ेगा और उसके लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी हो जाती है। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा इत्यादि के आधार पर बंटे हुए। बहुधा समाज मतलब लगभग सारे जो समाज है हम बात करें तो वहां पर जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे अलग अलग वर्गों में बंटे हुए। ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जहां पर सब कुछ एक जैसा हो। कहीं ना कहीं आपस में हम अलग होते हैं एक दूसरे से। इसलिए उन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना बहुत जरूरी है। सभी को सत्ता में भागीदारी देना, सभी का एक समान विकास करना, सभी को सम्मान देना, वो सब कुछ जरूरी हो जाता लोकतंत्र में। ये नहीं कि लोकतंत्र में भी अगर एक ही वर्ग है वो आगे बढ़ता रहे, एक ही वर्ग है वो ही अपनी मनमानी करती रहे, तो वो लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र का मतलब यही है कि सब लोगों की एक समान भागीदारी हो, एक सम्मान के साथ वो जी पाए। ओके, तो इसके लिए सत्ता की साझेदारी वो जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हमें एक उदाहरण दिया गया, वो है बेल्जियम का। एक बेल्जियम की हम कहानी पढ़ते हैं तो यहां तक हमें क्या समझा कि सत्ता के साझेदारी का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। ठीक, पहली चीज हमने समझ ली है कि शक्तियों का बंटवारा, और दूसरी चीज हमने समझी है कि लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। अब यहां एक कहानी दी गई, उससे हम समझेंगे कि क्यों जरूरी है। तो बेल्जियम की हम बात करेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक, इसके कितना छोटा सा देश है, अगर हम बात करें एरिया वाइज तो ये हरियाणा के जितना है। ठीक, और अगर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार तो हरियाणा की जनसंख्या की लगभग आधी है, 125 करोड़ के आसपास वहां की जनसंख्या है। ओके, तो ये एक छोटा सा देश है, इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी कि हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2011 के अनुसार 2.5 करोड़ के आसपास थी। तो वहां की जनसंख्या का आप आइडिया लगा सकते हो कि वहां की जनसंख्या का आधा हो जाता है। और अगर हम दिल्ली की जनसंख्या की बात करें, इस वक्त 2 करोड़ के आसपास है।
तो यानी दिल्ली की जनसंख्या से भी कम जनसंख्या बेल्जियम की जनसंख्या। तो इस छोटे से देश के समाज में जातीय बनावट काफी जटिल है, यानी कि वहां पर एक जैसा, हर देश में ऐसा होता है कि सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो वहां की जो जातीय बनावट है थोड़ी सी जटिल है। कैसे जटिल है कि वहां पर 3 प्रमुख समूह है। ठीक, 3 कौन से समूह है? एक तो है 59% वहां के डच भाषी लोग हैं, यानी कि 59% कौन है? डच भाषी लोग हैं। कहाँ रहती है? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। जैसे कि फ्लेमिश वहां का स्टेट लगा लीजिए। ठीक, तो वहां पर 59% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश जो रीजन है वहां पर रहते हैं। और 40% जो वहां की आबादी है वो वेलोनिया इलाके में रहती है और वो बोलती है फ्रेंच, यानी कि 59% डच भाषी हो गए और 40% जो लोग हैं वो है फ्रेंच भाषी और वो वेलोनिया इलाके में रहते हैं। इसके अलावा वहां पर 1% जो लोग हैं वो बोलते हैं जर्मन भाषा। ओके, तो 3 प्रमुख भाषाई समूह हो गए, डच भाषी 59%, फ्रेंच भाषी 40%, और जर्मन भाषी है वो 1%। अब इसमें बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक कौन सा होता है? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। तो डच भाषी वहां पर बहुसंख्यक समुदाय है। ठीक, लेकिन जो राजधानी ब्रुसेल्स है वहां की, वहां पर थोड़ा सा ये जो परसेंटेज है ये अलग है। वहां पर 80% जो आबादी है वो फ्रेंच भाषी है और 20% डच भाषी, यानी कि ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक कौन होगा? ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक समुदाय है फ्रेंच भाषी और डच भाषी वहां पे अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन से होते हैं? जिनकी संख्या कम हो किसी एक समूह से। ठीक, जैसे आपकी गर्ल्स क्लास की बात करें तो आपकी क्लास है उसमें गर्ल्स हैं वो 35 है और बॉयज है 20। ठीक, जनरल शिफ्ट का आपका स्कूल है, तो बहुसंख्यक कौन है? गर्ल्स है। अल्पसंख्यक कौन है? बॉयज है। तो ऐसे ही पूरे देश की आबादी में 59% डच भाषी है, तो वो हो गए वहां के बहुसंख्यक। जबकि ब्रुसेल्स में 80% लोग हैं वो फ्रेंच भाषी है, तो वहां पे फ्रेंच भाषी हो गए बहुसंख्यक। ठीक, और अल्पसंख्यक कौन है? 40% जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं देश में और 1% जो जर्मन भाषा बोलते हैं। ओके, अब वहां पर ये तो हो गया कि बेल्जियम क्या है, फिर हमने समझ लिया कि बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है। अब बात करते हैं वहां की समस्या की। वहां की समस्या क्या है कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो ज्यादा समृद्ध थे, ज्यादा ताकतवर रहे थे। यानी कि जो अल्पसंख्यक थे फ्रेंच भाषी लोग थे वो क्या थे? ज्यादा समृद्ध थे, ज्यादा धनी थे, ज्यादा शक्तिशाली थे। सरकारी नौकरियों की बात करें तो वहां पर भी उनका परसेंटेज अधिक था, व्यापारी थे वो। ओके, जबकि जो बहुसंख्यक समुदाय था वो कहीं पीछे था। कौन सा बहुसंख्यक? डच भाषी। अब जो डच भाषी थे उनको आर्थिक विकास या शिक्षा का लाभ था वो बाद में मिला। ठीक है, शिक्षा को लेकर के वो जागरूक बाद में हुए, इसलिए जो डच भाषी लोग थे वो थोड़े पीछे थे। ओके, थोड़े ज्यादा पीछे थे। अब डच भाषी को ऐसा लगा कि हमारा जो हक है वो फ्रेंच भाषी ने छीन लिया। ओके, फ्रेंच भाषी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसलिए हम पीछे रह गए, जबकि हम तो मेजोरिटी में है, हम तो बहुसंख्यक है, हमें आगे होना चाहिए था, जबकि हम पीछे रह गए। फ्रेंच भाषी धनवान है, शक्तिशाली है, जबकि राजनीतिक तौर पर भी उनका दबदबा है, शिक्षा में भी आगे, हर मामले में वो आगे। तो यहां पर आपस में तनाव पैदा हो जाता है। क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि डच भाषी पीछे रह गए और फ्रेंच भाषी थे वो आगे निकल गए। तो डच भाषियों को ऐसे लगता है कि हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि फ्रेंच भाषी ने हमारा हक मार लिया है। इसी के चलते 1950 और 60 के दशक में जो फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लग गया। दशक समझते हो ना, 10 वर्षों का समूह। 1950 से 59 तक ये 50 का दशक हो गया और 60 से 69 तक ये 60 का दशक हो गया। तो 50 और 60 के दशक में उनके बीच में तनाव बढ़ने लग गया। तनाव बढ़ने लग गया क्योंकि डच भाषी को ऐसा लगता है कि फ्रेंच भाषी के कारण हम पीछे रह गए। अब डच भाषी जो लोग थे वो देश में बहुमत में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे, ये भी हमें समझ लिया। तो ये थी वहां की समस्या। ठीक, यहां तक क्या क्या समझा हमने? कि बेल्जियम सत्ता की साझेदारी क्या, ये हमने समझा। बेल्जियम देश है उसके बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी ली। बाद में बात की वहां की जातीय बनावट की और बाद में बात की वहां की समस्या क्या थी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डायग्राम दिए गए, यहाँ से दोबारा से आप देखिए कि ये बेल्जियम देश है। ओके, जैसा कि विजिबल है ये बेल्जियम है, इसकी सीमाएं लग रही है नीदरलैंड के साथ, यहाँ जर्मनी के साथ लग रही है, लग्जमबर्ग के साथ सीमा लग रही है और फ्रांस के साथ, 4 देशों के साथ इनकी सीमा लग रही है। ओके, और ये बेल्जियम की राजधानी यहाँ पे दी गई ब्रुसेल्स। ओके, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया, यहाँ जो टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 59% डच स्पीकर है और फ्रेंच स्पीकर 40% है, 40%, और 1% यहाँ पे जर्मन स्पीकर है। ये वहाँ की जातीय बनावट होगी। ब्रुसेल्स में थोड़ा सा उल्टा है, वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर है ये बहुमत में 80% और डच स्पीकर केवल 20%। ठीक, अब ये कि यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के लिए कुछ कदम उठाए गए। वो कदम क्या थे उसको हम समझते हैं। इसे बोलते हैं बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी का मॉडल। बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी का मॉडल।
तो 1970 से 93 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। ओके, कितने संशोधन किए? 4 संशोधन किए गए 4 बार। संशोधन क्या होता है? संशोधन का अर्थ है बदलाव करना, इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। संविधान में जो भी बदलाव होता है उसको बोलते हैं संशोधन। तो 4 संशोधन किए गए, कब से कब के बीच में? 1970 से 93 के बीच में, ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल के रह पाए। यानी कि सत्ता की साझेदारी के लिए 4 बार संशोधन किया गया और उस संशोधन के कारण कुछ कदम उठाए गए जिसे बोलते हैं बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी का मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो यहाँ पे टकराव को रोकने के लिए या फिर बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के मॉडल की 4 विशेषताएं। पहला, उन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एक बराबर कर दी गई। ओके, यानी बराबर होंगे। अब टकराव खत्म हो गया ना कि किसका दबदबा रहेगा, वो बात उन्होंने खत्म कर दी कि दोनों भाषी समुदायों की मंत्रियों की संख्या एक बराबर होगी। जैसे 10-10 लगा लीजिए, 20-20 लगा लीजिए, वो एक समान होगी। पहला प्रावधान ये किया गया, दोनों खुश थे इससे। दूसरा किया गया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां लेकर के, केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर के किसको दे दी गई? 2 क्षेत्रीय सरकारों को, जैसे वेलोनी और फ्लेमिश 2 इलाके, उनको दे दी। जैसे घर में नहीं होता कई बार कि जैसे 2 बच्चे हों, उनको अलग कर दिया, उनको अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी दे दी और उनको कह दिया कमाओ और खाओ। ओके, कमाओ और खाओ। उसके बाद ये नहीं कह पाएंगे कि पेरेंट्स ने हमारे साथ भेदभाव करें। ओके, यही सब कुछ वहां किया गया कि केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां ली गई और राज्य सरकारों को दे दी गई कि आप अपना विकास की खुद जिम्मेवार होंगे। ओके, तो ये दूसरा प्रावधान किया गया, इससे वो एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते थे। ओके, तीसरा था ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई और इसमें भी दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या एक बराबर निश्चित कर दी गई। तो यहां भी टकराव खत्म हो गया। चौथा, एक और चीज किया गया, बड़ी अनोखी चीज की गई, वो थी वहां पर एक तीसरे प्रकार की सरकार का गठन किया गया, सामुदायिक सरकार, जो अपने देश में नहीं है। बाकी चीजें तो अपने देश में, लेकिन ये अपने देश में नहीं है। वहां पर एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, यानी वहां की जो समुदाय थे, फ्रेंच भाषी अपनी एक अलग सरकार चुनेंगे, डच भाषी अपनी एक अलग सरकार चुनेंगे, जर्मन भाषी अपनी एक सरकार चुनेंगे। ठीक, जैसे अपने देश में क्या केंद्रीय सरकार है, हमारे यहाँ भी है, राज्य सरकार अपने यहाँ भी है, लेकिन अपने यहाँ पे सामुदायिक सरकार नहीं है। वहां पर सामुदायिक सरकार का गठन किया गया कि हर समुदाय के लोग अपनी अपनी एक सामुदायिक सरकार चुनेंगे जो उनके संस्कृति, शिक्षा, भाषा से संबंधित डिसीजन वही लेगी। शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे करना है, संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, भाषा संबंधी विकास कैसे करना है, वो डिसीजन उनकी एक अलग प्रकार की सरकार करती है। हालांकि ये थोड़ा सा पेचीदा जरूर लगता होगा कि अच्छा इस टाइप की भी सरकार होगी, लेकिन ये वहां पर शांति की विकास की सबसे अच्छी गारंटी है। वो बेल्जियम जिसके टुकड़े होने वाले थे 1960-50 के दशक में, वो बेल्जियम यूरोप के विकसित देशों में से एक है, सबसे विकसित देशों में से एक है। और ब्रुसेल्स जिसके बंटवारे की नौबत आ गई थी, वही ब्रुसेल्स पूरे यूरोपियन यूनियन की अब राजधानी है। ओके, ये सब कुछ था बेल्जियम में हुआ। तो यहाँ पे पहली कहानी हमने समझी। एक और कहानी हम अगली वर्कशीट में करेंगे, श्रीलंका की कहानी। तो इस वर्कशीट में जो कहानी हमने समझी, उससे हमने समझा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, और सत्ता की साझेदारी में हमने बेल्जियम की कहानी से समझा कि क्यों आवश्यक है। जैसे देखिए, देश के बंटवारे को रोकने के लिए, ओके, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश के एक समान विकास के लिए, सभी वर्गों के एक समान विकास के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। हालांकि अभी आपको इतना डीपली नहीं जाना, अभी आपको सिर्फ ये कहानी समझनी है और सत्ता की साझेदारी क्या होता है ये समझना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 2 बेहद आसान से MCQ क्वेश्चंस दिए गए। तो पहला आपका प्रश्न रहेगा, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में, यानी जिनकी संख्या अधिक है? तो 4 ऑप्शन है, फ्रेंच, डच, जर्मन और अंग्रेजी। तो आंसर हमारा रहेगा बी, डच भाषी। डच भाषी कितने? 59%, 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था वो बताना है। ठीक, क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां दी गई, पहला ऑप्शन है। ओके, दूसरा ऑप्शन दिया गया सामुदायिक सरकार का प्रावधान किया गया, यानी कि हर समुदाय की अपनी अपनी सरकार होगी। तीसरा ऑप्शन है सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। चौथा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार का गठन किया गया। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। तो ये उठाया गया कदम नहीं था। बाकी तीनों कदम थे, जो प्रांतीय सरकार थी उनको शक्तियां दे दी गई थी, सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था, ये भी था, ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी, ये भी किया गया था, लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति का कहीं पे कुछ भी नहीं किया गया था। तो हमारा सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेटस भी लगा सकते हो।
उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करोगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।